हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि हम यूपी टेट के मद्देनज़र अपनी सीरीज शुरू की हुई है हमने, जिसमें अभी तक हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था ये देखी। उसके बाद हमने अधिगम देखा। अधिगम क्या होता है उसकी परिभाषाएँ देखी। और फिर हमने अधिगम के प्रकार देखे और अधिगम के पठार। और आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अधिगम के सिद्धांत, जिसमें हम एक एक करके सभी मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले जो हमने मनोवैज्ञानिक लिए हैं वे हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे, इनको सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि एडवर्ड ली, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये थे अमेरिका के। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ये याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे, इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कौन से मनोविज्ञान का? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। दूसरा पॉइंट जो है इनके लिए, इन्होंने विस्मृति के अनभ्यास का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? विस्मृति के अनभ्यास का सिद्धांत। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है इनके बारे में वो ये है कि इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि ये क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन पूछता है कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे, इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार कितने बताए हैं? तो हम कहेंगे 3। और किस आधार पर बताए हैं? तो ये बताए हैं इन्होंने चिंतन के या कल्पना शक्ति के आधार पर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के प्रकार किस आधार पर बताए हैं। तो हम बता देंगे कि चिंतन के आधार या कल्पना शक्ति के आधार पर 3 प्रकार बताए हैं। तो जो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं उसमें सबसे पहला है मूर्त या स्थूल, दूसरा है अमूर्त या सूक्ष्म और तीसरा बताया इन्होंने प्रत्यविचारक। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूर्त। अब मैं इसका आपको उदाहरण से समझाऊं तो मूर्त या स्थूल, इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे टीवी रिपेयरिंग वाला, कौन? टीवी रिपेयरिंग जो करता है हमारा, इस उदाहरण से समझेंगे इसको। जैसे मूर्त का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति तभी सोचता है जब कोई वस्तु उसके सामने होती है। जैसे टीवी रिपेयरिंग वाला, तो ये कैसा हो गया? व्यक्तित्व का प्रकार मूर्त। जैसे टीवी रिपेयरिंग वाला, जो वस्तु सामने हो तभी सोच सकता है, तो उसको बोलते हैं मूर्त या स्थूल। दूसरा है हमारा अमूर्त, जैसे कवि और वैज्ञानिक जो अमूर्त रूप से भी सोच सकते हैं, अर्थात जो चीज़ है वे हमारे सामने ना भी हो तब भी वे सोच सकते हैं, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। तो दूसरा क्या होगा हमारा? अमूर्त या सूक्ष्म। तीसरा है प्रत्यविचारक। इसमें क्या आएगा? इसको जो किसी नियम या सिद्धांत की रचना करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रत्यविचारक। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 3। कौन कौन से? मूर्त या स्थूल, अमूर्त या सूक्ष्म, प्रत्यविचारक। इस आधार पर बताए हैं। तो ये बताए हैं चिंतन के या कल्पना शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट है जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने बुद्धि के भी 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो 3। कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, या ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं दिया, तो इसमें आपको ऑप्शन दे देगा मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और चौथा दे देगा सूक्ष्म बुद्धि। तो आप बता देंगे कि सूक्ष्म बुद्धि नहीं दिया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है जो इन्होंने दिया है किशोरावस्था के कर्मिक विकास का सिद्धांत। तो ये पूछ लिया जाता है कि किशोरावस्था के कर्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है किसने? थॉर्नडाइक ने। ये क्या होता है? इसमें बताया गया है कि जो किशोरावस्था है वो एकदम से नहीं आ जाती, ये एक क्रम होता है और जो इसमें विकास होता है वो एक क्रम से होता है। ठीक है, तो किशोरावस्था कर्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। कि जो थॉर्नडाइक ने नेक्स्ट जो सिद्धांत दिया है वो दिया है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको ही बोलते हैं हम एसआर बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब देखिए इसमें एस का मतलब होता है स्टिम्युल्स और आर का मतलब होता है अनुक्रिया या फिर रेस्पॉन्स। अब आप इसको समझेंगे, यदि उद्दीपक
रूपी भोजन ना हो तो बिल्ली को क्या ज़रूरत पड़ रही है, वो क्यों टक्कर मार रही है उसमें पिंजरे में। अगर उद्दीपक रूपी भोजन ही नहीं होगा तो अनुक्रिया कैसे होगी। तो इसमें जो उद्दीपक हमारा है वो क्या है, हमारा भोजन। और अनुक्रिया क्या हो रही है कि पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, कौन, बिल्ली। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, इसको बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या एसआर बॉन्ड थ्योरी। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, एस आर, इसमें क्या है, एस आर बॉन्ड थ्योरी। तो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है टी। तो एस के बाद टी, टी से क्या हो गया, थॉर्नडाइक। तो एस आर थ्योरी किसने दी, थॉर्नडाइक ने दी। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अब उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत भी किसने दिया, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। इन्होंने ही संयोजनवाद के सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, ये भी किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने ही दिया है। तो ये आप तीनों याद रखिएगा, ये सिद्धांत किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने। अब नेक्स्ट है हमारा त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत कहता है कि हम एक बार में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। या क्या बिल्ली ने एक ही बार में पिंजरा खोल दिया था, तो जवाब है नहीं। उसने कई बार कोशिश की और वो इधर उधर उछली पिंजरे में, और फिर क्या हुआ कि उसका पंजा क्या है, उस पर पड़ गया जहाँ से पिंजरा खुलना था। तो उस पर पड़ते ही क्या हुआ, पिंजरा खुल गया। तो इससे पहले उसने बहुत सारी गलती की, यानी त्रुटि की, प्रयत्न किए। या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत कहा गया इसे, या त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत कहा गया। तो पिंजरा खोलने से पहले बिल्ली ने बहुत सारी अनुक्रिया की है, तो इसे ही क्या बोला गया, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। अब जो नेक्स्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिगम के 3 प्रमुख नियम। तो अधिगम के, इन्होंने जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने अधिगम के 3 प्रमुख नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। अब हम इन्हीं को ही एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है क्या, तत्परता का नियम। तो यहाँ से पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा कि थॉर्नडाइक के कितने प्रमुख नियम हैं, तो आप उत्तर दे देंगे कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिए आप इसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहला है तत्परता का नियम। बिल्ली का भूखा होना उसे पिंजरा खोलने के लिए तैयार करता है। अगर बिल्ली भूखी नहीं होगी तो वो भला क्यों पिंजरा खोलने की कोशिश करेगी, क्यों उसे तत्पर लाने की कोशिश करेगी कि पिंजरा खोल ले। तो ये क्या कहता है, तत्परता का नियम। दूसरा क्या है, अभ्यास का सिद्धांत। पहली ही बार में बिल्ली सही अनुक्रिया करके पिंजड़ा नहीं खोलती, बार बार अभ्यास करती है बिल्ली, इधर उधर कूदती है, तो अचानक से उसके पास लीवर पे पड़ जाता है और पिंजरा खुल जाता है। तो पिंजरा खुलने से पहले उसने क्या किया, बहुत बार प्रयास किया। ठीक है, और अचानक से फिर अभ्यास के बाद क्या हुआ, पिंजरा खुल गया। तीसरा नियम जो दिया इन्होंने वो दिया है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव क्या हुआ, भोजन पाकर मिली संतुष्टि प्रभाव के नियम का उदाहरण है। यानी कि जब पिंजरा खुल गया और बिल्ली को भोजन की प्राप्ति हो गई तो उसे क्या हुआ, संतुष्टि, यानी संतुष्टि मिलना ही प्रभाव का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, 5 गौण नियम जो इन्होंने दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गौण नियम कितने दिए हैं, तो 5 गौण नियम दिए हैं। इनमें से जो पहला गौण नियम है वो है बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी अनुक्रिया करते हैं। क्या हम कोई कार्य पहली बार में सिद्ध कर देते हैं, नहीं, उससे पहले हम कई बार अनुक्रिया करते हैं। तो इसे ही कई बार अनुक्रिया करने को ही क्या कहा गया, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत क्या दिया इन्होंने, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, बात लिखी हुई है क्या, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत जो पहला सिद्धांत है कि नया कार्य सीखते समय हम अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं जब तक कि सही अनुक्रिया न मिल जाए। जो मैंने आपको बताया है कि हम किसी कार्य को करने से पहले बहुत अनुक्रिया करते हैं जब तक सही अनुक्रिया न मिल जाए। तो इसी को ही क्या कहा गया है, इसी को ही कहा गया है बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। अब जो दूसरा नियम है वो है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। यानी सीखने में हमारी मानसिक तत्परता या दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम सीखने के मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो हम नहीं सीख सकते, और यदि हम मानसिक रूप से तैयार हैं तो हम जल्दी सीखते हैं। यानी कि जो है मानसिक रूप से स्वस्थ होना एक अहम रोल अदा करता है कोई भी चीज़ सीखने में। तो इसे सिद्धांत को क्या कहा गया, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का सिद्धांत। जो हमारा तीसरा दिया इन्होंने
वो दिया है आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। यदि हम किसी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सीखें तो अधिगम अधिक प्रभावी रहता है। ठीक है, तो आंशिक अनुक्रिया का नियम बताया गया है इसे। यदि हम कोई भी कार्य है, अगर हम उसे छोटे छोटे पूरा पढ़ने के बजाय आप इसको लाइफ से जोड़ कर देखें कि यदि हमें किसी परीक्षा की तैयारी करनी है और हम एक ही साथ सोच रहे हैं कि हम एक किताब एक ही दिन में पढ़ लेंगे, तो कैसे संभव है? या पढ़ भी लेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, वैसे तो नहीं, इम्पॉसिबल है एक दिन में पढ़नी। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट भी आता है और हम अधिक प्रभावी अधिगम भी करते हैं और जल्दी से सीख भी जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोला गया? आंशिक क्रिया का नियम। चौथा क्या है? आत्मसतीकरण या सादृश्यता का नियम या लॉ ऑफ एसिमिलेशन एनालॉजी। इसमें क्या बताया गया है कि नवीन परिस्थिति में व्यक्ति पुराने अनुभवों का उपयोग करता है और नए ज्ञान को आत्मसात करता है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है इस नियम में? जैसे कोई बच्चा है, ने क्या किया, डे 1 था उसका स्कूल में, उसने सीखी A B, ये सब सीखी डे 1 में। अब दूसरे दिन गया, उसने क्या देखा दूसरे दिन? A B C और D। तो पहले दिन और दूसरे दिन में क्या कॉमन है? A और B। तो यहाँ तक क्या है, बच्चा जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले और बाद के में क्या है? समानता है, सादृश्यता है। तो यही बताया गया है कि नवीन परिस्थिति में व्यक्ति पुराने अनुभवों का प्रयोग करता है और नए ज्ञान को आत्मसात करता है। C और D सीखने में उसे थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन A और B वह आराम से सीख लेगा, क्योंकि उसने पहले भी यही पढ़ा हुआ है पहले दिन। तो इसी को ही कौन सा नियम बोला गया है? आत्मसतीकरण या सादृश्यता का नियम। अब जो नेक्स्ट है हमारा लास्ट 5वां नियम, वो दिया है इन्होंने संबंधित परिवर्तन या साहचर्य का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। किसी पहले से स्थापित अनुक्रिया को किसी नए उद्दीपक के साथ संबंध करना, एक स्थिति का ज्ञान दूसरी समान स्थिति में लगाना। देखिए, यदि परिस्थिति पहले जैसी हो तो रेस्पॉन्स भी 100% मिलेगा। ठीक है, तो इसे कोई क्या कहा गया? संबंधित परिवर्तन या साहचर्य का नियम, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं और स्थिति जो हमने पहले की है और ऐसे ही जरूरत हमें अब आन पड़ी, 100% समानता होगी तो हमें रेस्पॉन्स भी 100% मिलेगा। इसी नियम को क्या कहा गया है? संबंधित परिवर्तन या साहचर्य का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, स्थानांतरण का समान तत्वों का नियम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो भी किसने दिया है? ये दिया है थॉर्नडाइक ने। इसमें वही बात है, A B, पहले दिन क्या सीखा उसने? A और B, और दूसरे दिन उसने क्या सीखा? A B C और D। तो समान तत्व A और B पहले दिन और दूसरे दिन में क्या है? समान है। तो यहाँ तक जो बच्चे का अधिगम होगा बहुत सरलता से हो जाएगा, क्योंकि उसने ये सब पहले भी सीखा हुआ है A और B। लेकिन C और D सीखने में से क्या होगा? थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जहाँ तक समान तत्व होते हैं वहाँ का अधिगम का जो स्थानांतरण है वो आसानी से हो जाता है। A और B तक आसानी से सीख जाएगा बच्चा। इसी को क्या कहा गया है? अधिगम स्थानांतरण का समान तत्वों का नियम। अब कुछ इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में पिंजरा प्रयोग किया था उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पहेली बक्सा या पजल बॉक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? पहेली बक्सा या पजल बॉक्स। अब हम इनकी बुक देखते हैं, कौन कौन सी बुक दी इन्होंने। तो इन्होंने जो बुक दी वो दी एजुकेशन साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन ए फर्स्ट बुक। ये तीन इनकी इम्पोर्टेंट बुक हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी? एजुकेशन साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन अ फर्स्ट बुक। तो आज हमने थॉर्नडाइक को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ भी आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और PDF बनाना पड़ता है, फिर अपनी खुद की भी तैयारी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे चैनल अक्सू क्लासेस फॉर टीचिंग एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपको मैं UP टेट और CTET, जितने भी टेट होते हैं सबके लिए जो CDP होती है हमारी, उसको कंप्लीट कराऊंगा। और आप देखिएगा कि ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, जो मैं आपको करा रहा हूँ फ्री में, और ये सभी क्लासेस फ्री रहने वाली हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिए, जिससे जो फ्रेंड्स हैं हमारे, जो भाई बहन हैं जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते,
तो उनकी कुछ मदद हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।